अगली सुबह मदीहा और सोफिया जब डाइनिंग टेबल के पास नाश्ते के लिए आई तो उन्हें टाइम पर आता देख नाजिया जी कहती हैं, अरे वाह, आज सूरज सही जगह से तो निकला है जो तुम दोनों टाइम पर आ गई, वरना तो हर बार भागती दौड़ती आती हो। चाची वो आज जल्दी कॉलेज जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है, सोफिया बोली। अच्छा तो जल्दी नाश्ता करो फिर, सिफा जी बोली। उनकी बात सुनकर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। मदीहा की नजरें अदनान की चेयर पर थी जो खाली थी और उसे ये देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आज वो उसके कॉलेज उसका मसला सुलझाने जाने वाला था। पर उसकी खाली चेयर देखकर अब उसे डर लग रहा था। वो अपने बगल में बैठी सोफिया को सामने देखने का इशारा करती है तो सोफिया सामने देखती है। अदनान की खाली चेयर देखकर उसे भी कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो नाश्ता हमेशा घर पर ही करता था। फिर वो सिफा जी की तरफ देखकर पूछती है, अम्मी भाई कहाँ है? वो अदनान को किसी क्लाइंट के पास जाना था इसलिए वो चला गया सुबह ही, सिफा जी बोली। उनकी बात सुनकर मदीहा को बहुत गुस्सा आता है और वो धीरे से सोफिया के कान में कहती है, देखा, मुझे पता था तुम्हारे भाई है ही धोखेबाज। कल मुझसे कहा था कि मेरी मदद करेंगे और अब सुबह से गायब है। सोफिया धीरे से कहती है, अगर भाई ने कहा है कि वो हेल्प करेंगे तो जरूर करेंगे, तो फिक्र ना करो, क्या पता वो डायरेक्ट कॉलेज आ जाए। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ और कहती उससे पहले ही नाजिया उन दोनों से कहती है, क्या खुसर फुसर चल रही है, जल्दी से नाश्ता करो और कॉलेज जाओ वरना देर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करती हैं और ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। कार में मदीहा परेशान होते हुए बोली, अगर तुम्हारे भाई नहीं आए तो क्या होगा? प्रिंसिपल सर तो सच में मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मैं बता रही हूँ। कल उन्होंने धमकी नहीं दी थी, वो काफी सीरियस थे। उसकी बात सुनकर सोफिया उसे समझाते हुए कहती है, तुम फिक्र ना करो, सब सही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई को फोन करती हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिलाकर सहमति देती है तो सोफिया अदनान को कॉल करती है पर फोन लग ही नहीं रहा था। क्या हुआ? मदीहा बोली, भाई फोन ही नहीं उठा रहे। मुझे उन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। लगता है आज मुझे कॉलेज को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मदीहा बोली, पहले तो तुम इतना हाइपर होना बंद करो, समझी? और वैसे भी हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा। वो ऐसे तुम्हें कॉलेज से मिड सेमेस्टर में नहीं निकाल सकते, सोफिया मदीहा को समझाते हुए बोली। और अगर निकाल दिया तो फिर क्या, मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट कर लूंगी। अब भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, जो तुम करोगी वो मुझे भी करना पड़ेगा, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती। सोफिया की बात सुनकर मदीहा कसकर उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। आई लव यू। सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है। अगर किसी और ने मेरी जान लेने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तुम्हारी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, मदीहा मुस्कुरा कर बोली। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग कॉलेज पहुंचे। दोनों जैसे ही एंट्रेंस तक आई, एक प्यून उनके पास आकर कहता है, मदीहा बेटा, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। इतना कहकर वो प्यून वहां से चला जाता है और मदीहा अपना सर पकड़कर कहती है, ये लो, आ गया बुलावा यमराज से। अब तो मुझे इस कॉलेज से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चलो एक बार चलकर प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, तुम उनसे सॉरी बोल देना, शायद वो मान जाए, सोफिया बोली। उसकी बात सुनकर वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर उनके जाते ही कॉलेज के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकती है और उसमें से अदनान व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने बाहर आता है। शर्ट की स्लीव्स को उसने फोल्ड कर रखा था जिससे उसके हाथों की वीन्स साफ दिख रही थी। आंखों पर काला चश्मा। इस वक्त वो किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। यकीनन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि अगर कोई एक बार देखे तो फिर सारी जिंदगी भूल न पाए। उसके गाड़ी से उतरते ही वहां आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी उसकी पर्सनालिटी से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। उसे देखकर एक लड़की अपने दोस्तों से कहती है, यार क्या बंदा है, कितना हॉट है ये। दूसरी लड़की बोली, सही में कसम से देख, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी कैसे ताक रहे हैं इसको। तीसरी लड़की बोली, अरे बॉडी तो देखो। चौथी लड़की, यार गाड़ी तो देखो इसकी, कितना अमीर है, पर ये है कौन। ऐसे ही आसपास के लड़के लड़कियां उसे देखकर बातें कर रहे थे। तभी यास्मीन, जो अभी अभी कॉलेज आई थी, उसकी नजर भी अदनान पर जाती है। वो उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये हॉटी यहाँ क्या कर रहा है। कुछ सोचकर वो सोफिया को कॉल लगाती है पर फोन नहीं उठता। वो वापस मेन गेट की तरफ देखती है तो अब वहां अदनान नहीं था। इधर अदनान बिना किसी पर ध्यान दिए बड़े रौब के साथ सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में मदीहा और सोफिया सिर झुकाए खड़ी थी और प्रिंसिपल गुस्से में उन्हें घूर रहा था।
बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने कहा था ना किसी फैमिली मेंबर को लेकर आना, पर तुम नहीं लेकर आई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज ही इस कॉलेज से निकाल रहा हूँ तुम्हारी हरकतों के लिए, प्रिंसिपल बोला। सर प्लीज उसे माफ कर दीजिए, इस बार उसने सच में जानबूझकर कुछ नहीं किया था, सोफिया बोली। अभी तक माफी तो करता आ रहा हूँ और ये हर बार यही करती है। इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर तुम मुझे बताओ, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो सिर्फ बाकी बच्चों की ही नहीं बल्कि इसकी भी जान को खतरा हो सकता था। केमिकल्स के साथ छेड़खानी कितनी बड़ी बात है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। सर आप मुझे ऐसे मिड सेमेस्टर में नहीं निकाल सकते, मेरी साल बर्बाद हो जाएगी, मदीहा बोली। आपको इस बात का ध्यान पहले रखना चाहिए था मिस सिद्दीकी। खैर छोड़ो, मुझे अब कुछ और नहीं कहना ना सुनना है, आप जा सकती हैं, प्रिंसिपल बोले। पर सर, प्रिंसिपल सर उसकी बात काटते हुए बोले, आई सेड लीव। अब तो मदीहा और सोफिया को पता था कि वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। मदीहा की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। तभी तेजी के साथ प्रिंसिपल रूम का दरवाजा खुला और अदनान अंदर आया। उसकी दमदार पर्सनालिटी देखकर एक पल को तो प्रिंसिपल सर भी घबरा गए। वहीं सोफिया ने जब अदनान को देखा तो उसके मुंह से निकला, भाई। ये सुनकर मदीहा भी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है और अदनान को देखकर आज पहली बार उसे खुशी हुई थी। पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त उसकी आंखों में कई शिकायतें थी। वहीं अदनान की नजरें जब मदीहा की नजरों से मिलती है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिमाग और खराब हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से काला हो चुका था और आंखें तो जैसे आग की तरह दहक रही हो। वो धीरे धीरे मदीहा की तरफ कदम बढ़ाता है। वहीं प्रिंसिपल सर जो अभी तक अदनान की प्रेजेंस में जरा घबराए हुए थे, खुद को शांत करके गुस्से में कहते हैं, क्या तरीका है ये अंदर आने का, और कौन है आप? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ सकते हैं आप? पर अदनान ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। उसका ध्यान सिर्फ मदीहा पर था जो फिलहाल नजरें झुकाए रो रही थी। वो मदीहा के पास पहुंचकर पहले एक नजर उसे देखता है, फिर अपने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके आंसू पोंछता है। उसके आंसू पोंछने के बाद वो अपनी नर्म आवाज में कहता है, बाहर जाओ तुम दोनों, मुझे बात करने दो। उसकी बात सुनकर सोफिया कहती है, पर भाई। अदनान उसकी बात काटकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा ना जाओ। इस बार सोफिया या मदीहा में हिम्मत नहीं थी वो कुछ और कह सके, इसलिए दोनों चुपचाप प्रिंसिपल रूम से बाहर चले जाते हैं। और वहीं उनके जाने के बाद अदनान प्रिंसिपल की तरफ अपनी सख्त आंखों से देखता है और पता नहीं क्यों उससे नजर मिलते ही प्रिंसिपल सर को लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मदीहा और सोफिया के जाने के बाद अब केबिन में सिर्फ अदनान और प्रिंसिपल सर बचे थे। अदनान जो अभी तक दरवाजे को देख रहा था जहाँ से मदीहा गई थी, वो प्रिंसिपल सर की तरफ पलटता है और बड़े रौब से चलकर उनकी तरफ जाता है और बड़े पुरसुकून भरे अंदाज में उनके सामने वाली चेयर पर बैठकर अपने पैर बड़े स्टाइल में टेबल पर रख देता है। वहीं उसकी इस हरकत पर प्रिंसिपल सर जो अभी तक जरा सहमे हुए थे, गुस्से में कहते हैं, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बदतमीजी करने की? मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ बैठे कैसे? अदनान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं आपको जरूर दूंगा डिटेल में, फिलहाल आप आराम से बैठ जाइए, आपका ही केबिन है, शर्माने की जरूरत नहीं है। और रही बात परमिशन की, तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पर आपको जरूर है, तो बैठ जाइए, मैं आपको परमिशन देता हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल सर को काफी शर्मिंदगी हुई। कोई उनके ही सामने उनकी बेइज्जती करे जा रहा था। ये देखकर वो जरा चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम जो कोई भी हो तमीज। इससे आगे वो कुछ कह पाते उससे पहले उनके कान में अदनान की सख्त आवाज आती है, आवाज नीची। उसने इतनी सख्ती से कहा था कि एक बार को तो प्रिंसिपल सर भी घबरा गए। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठते हुए एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, कौन है आप? अदनान टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, मदीहा सिद्दीकी की फैमिली। ओ, तो आप उनके ब्रदर हैं, आपको पहले बताना चाहिए था ना, प्रिंसिपल सर बोले। उनके मुंह से बर्दाश्त सुनकर अदनान बेहद गुस्से में अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरता है जैसे अभी उस प्रिंसिपल का कत्ल कर देगा। वहीं उसकी लाल आंखें देख प्रिंसिपल सर को भी बेहद डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर अदनान की प्रेजेंस उन्हें बहुत डरा रही थी। पर अपनी पोजीशन की मर्यादा समझते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जो अब मुश्किल नजर आ रहा था। वो अभी अपने डर पर काबू करने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उनके कानों में अदनान की सख्त आवाज आई, आई एम नॉट हर ब्रदर, आई एम हर कजिन। प्रिंसिपल सर अपना पसीना पोंछते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, ओह अच्छा, खैर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ नहीं, आप मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर अपने लिए काफी कुछ कर सकते हैं, अदनान बोला। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर नासमझी में कहते हैं, मतलब? अदनान मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली जब मैं आज कॉलेज आया तो मेरी नज़र पार्किंग लॉट पर गई और मैंने ध्यान दिया कि वो ज़मीन तो गवर्नमेंट के अंडर आती है
और फिर मुझे समझ आया कि आपका कॉलेज तो गवर्नमेंट की ज़मीन को काफ़ी हद तक ओवरटेक कर रहा है। उनकी ये बात सुनकर तो प्रिंसिपल सर घबरा गए, उन पर जैसे एक बम फूटा हो। और तभी अदनान ने बिना उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर आगे कहा, और मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि गवर्नमेंट जो फंड्स आपको स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए देती है, वो फंड्स आप अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेटा के हिसाब से पिछले 10 साल में अपने किसी स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप नहीं दी। उसकी ये बात सुनकर तो प्रिंसिपल सर की जैसे रूह कांप गई थी। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह डर से कांप रहे थे। वो हड़बड़ाते हुए हकलाकर कहने की कोशिश करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अदनान मुस्कुराते हुए बोला, अभी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद आराम से समझते रहिएगा कि मैंने क्या कहा है। इतना कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट देखकर प्रिंसिपल सर बिल्कुल घबरा जाते हैं। तभी अदनान आगे कहना शुरू करता है, आपका एक बेटा भी है ना जिस पर मोलेस्टेशन के चार्जिंग लगे थे, और आपने पैसे और पावर को यूज करके वो केस दफा दफा करवा दिया। सोचिए कैसा होगा मैं वो केस रीओपन करवा दूं। प्रिंसिपल सर डरते हुए बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ, और इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पता है क्यों? उसके सवाल पर प्रिंसिपल सर उसे घबराते हुए देखते हैं तो वो हल्का सा झुककर अपनी गहरी आवाज में कहता है, बिकॉज आई हैव द पावर दैट यू कांट बाय। उसके कहने के तरीके से प्रिंसिपल समझ गए थे कि वो जो कह रहा है वो कर सकता है, इसलिए वो सीधा बात पर आकर जरा डरते हुए कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? अदनान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, आपके पास 2 दिमाग हैं, नॉट बैड। आई रियली लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। खैर, आप मुझे कुछ दे सके इतनी तो आपकी औकात नहीं, पर फिर भी मुझे सिर्फ एक गारंटी चाहिए। कैसी गारंटी? मदीहा और सोफिया दोनों में से किसी पर भी एक आँच नहीं आनी चाहिए, स्पेशली मदीहा। अगर उससे कुछ हुआ सो ट्रस्ट मी, आई विल बर्न यू विथ योर एंटायर फैमिली अलाउ। अदनान मुस्कुराते हुए बोला। उसकी धमकी सुनकर प्रिंसिपल सर लगभग मिमियाते हुए कहते हैं, आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। उन दोनों लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से यहाँ पढ़ सकती है। उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्लीज़ आप मेरी फैमिली को बख्श दीजिए और मेरे करप्शन के बारे में किसी को मत बताइएगा, प्लीज़। आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। आपको सिर्फ यहाँ उनकी हिफाजत करना है, क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ फिर आपकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। याद रखिएगा मेरी बात। अदनान स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला। हो जाएगा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर प्रिंसिपल अपने हाथ जोड़ लेते हैं। वहीं उनकी हालत देखकर अदनान मुस्कुराते हुए कहता है, उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे, वरना जितना करप्शन आपने किया है उसके लिए कम से कम 7-8 साल की सजा और 10-12 करोड़ का जुर्माना तो आपको देना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बैंक बैलेंस में इतना पैसा तो नहीं होगा। इतना कहकर वो चेयर से उठता है और अपनी आंखों में चश्मा लगाकर जाने लगता है। फिर तभी कुछ सोचकर टेबल पर रखा पानी का गिलास खिसकाकर प्रिंसिपल सर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पी लीजिए, कहीं हार्ट अटैक आ गया तो आपके परिवार का क्या होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी प्रिंसिपल सर जरा घबराते हुए पूछते हैं, कौन है आप? अदनान उनकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, अदनान सिद्दीकी। गूगल पर टाइप करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कौन हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और प्रिंसिपल सर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यकीनन उन्हें पता था कि अदनान सिद्दीकी कौन है, गूगल पर टाइप करने की जरूरत नहीं थी। इधर अदनान प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी नजरें मदीहा पर जाती है, जो सोफिया और यास्मीन के साथ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। इस वक्त वो रो तो नहीं रही थी, पर उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह लाल हो रखा था, जिसका साफ मतलब था कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो रो ही रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ता है तो सोफिया उसे अपनी तरफ आते देख कहती है, भाई। उसकी आवाज़ सुनकर मदीहा और यास्मीन का ध्यान भी अदनान की तरफ जाता है, जो उनके पास आ चुका था अब तक। अदनान का ध्यान सिर्फ मदीहा पर था, जो आज जिंदगी में पहली बार उससे नज़र मिला रही थी और बेहद उम्मीद से देख रही थी उसे। वो उसके पास खड़ा होकर खामोशी से कुछ पल उसे देखता है, फिर अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, अपनी क्लास में जाओ। उसकी ये बात सुनकर मदीहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता था, इसका मतलब साफ था कि अदनान ने सारी बात संभाल ली है। कुछ यही हाल यास्मीन और सोफिया का भी था। वो भी सुकून में थे कि कम से कम उनकी दोस्त बची तो। मदीहा मुस्कुराते हुए यास्मीन और सोफिया को देखती है, फिर अपना बैग उठाकर जल्दी से क्लासरूम की तरफ जाने वाली होती है। तभी अदनान अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए इस बार जरा सख्त आवाज में कहता है, अगर इस बार तुमने कोई बदमाशी की तो मैं तुम्हें खुद ना तो सिर्फ कॉलेज से निकलवाऊंगा, बल्कि इसी कॉलेज की बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा, समझी? उसकी बात सुनकर मदीहा बिल्कुल कांप गई। वो जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है और फौरन वहां से जाने लगती है, पर फिर कुछ सोचकर रुक कर उसकी तरफ देखकर बेहद धीमी आवाज में कहती है, थैंक यू।
उसके मुंह से थैंक यू सुनकर अदनान के चेहरे पर एक बेहद हल्की सी मुस्कुराहट आती है, जो कोई देख पाता उससे पहले ही गायब भी हो गई थी। वो अपनी बेहद नर्म आवाज में कहता है, शाम 6 बजे कॉफी का इंतजार रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और वो तीनों भी अपनी क्लास की तरफ हो लेती हैं। क्लास के बाद सोफिया, यास्मीन और मदीहा बैठे लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी यास्मीन मुस्कुराते हुए मदीहा को देखकर कहती है, लो भाई, तुम्हारे अदनान ने बचा लिया तुम्हें। उसके ये कहते ही मदीहा जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह से बाहर आ जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर सोफिया घबरा कर अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए गुस्से में कहती है, आराम से पीना, तेरी ही कोल्ड ड्रिंक है, हम लोग चुरा नहीं रहे। उसकी बात सुनकर यास्मीन भी कहती है, मदीहा यार आराम से, देख लगा ना ठसका। अब तक मदीहा नॉर्मल हो चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो मेरे नहीं है। उसकी बात सुनकर यास्मीन नासमझी में पूछती है, कौन नहीं है तेरा? मदीहा चिढ़ती हुई बोली, वो ही चंगेज खान, तुमने कहा ना अभी की। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले सोफिया कहती है, हद है मदीहा, भाई ने अभी अभी मदद की तुम्हारी और तुम अभी भी उनकी विंचिंग कर रही हो। इंसान को इतना भी नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, इवन मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनकी, पर फिर भी मेरा डर कभी खत्म नहीं होगा उनके लिए। मदीहा बोली, यार तू इतने हॉट बंदे से कैसे डर सकती है? मेरी तो नजरें नहीं हटती उससे और तू नजरें भी नहीं मिलाती। यास्मीन बोली, ये डर उन्होंने खुद कायम किया है और वो कोई दूध के धुले नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझ पर ज्यादती की है। बचपन से गलती सब करते थे और डांटते वो सिर्फ मुझे थे। जब देखो तब मुझे बातें सुनाते रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद वो। और रही बात डर की, तो मैं क्या, घर में भी सब 1000 बार सोच कर उनसे बोलते हैं। कब उनकी खोपड़ी सटक जाए कौन जाने, फिर मुझ जैसी नाचीज की क्या बात। उसकी बात सुनकर यास्मीन एकदम गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा कन्विंस कर लेती है कि अदनान सिद्दीकी बेहद खतरनाक है। सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है ये तूफान जो किसी से नहीं डरती, अगर किसी से डरती है तो उसका खतरनाक होना तो बनता है ना। खैर अब हमें भी घर जाना है, लास्ट क्लास तो वैसे भी कैंसिल हो चुकी है। सोफिया बोली। उसकी बात सुनकर मदीहा और यास्मीन भी अपनी जगह से उठते हैं और उसके बाद वो दो यास्मीन को बाय कहकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर ड्राइवर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और वो दोनों भी सीधा गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सीधा हवेली आकर रुकती है तो वो लोग अंदर चली जाती हैं। नाजिया जी और सिफा भी हॉल में बैठी थी। उन दोनों ने उनके पूरे दिन की पूछताछ करने के बाद उन्हें लंच का पूछा था, तो वो दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि कैंटीन से खाकर आए थे और सीधा अपने कमरे में चले गए। मदीहा पहले से ही आगे जा चुकी थी। वही सोफिया को कुछ काम से सिफा जी ने रोक लिया था। जब 20 मिनट बाद सोफिया कमरे में पहुंची तो कमरे का हाल देखकर उसने सर पीट लिया। मदीहा के कपड़े यहाँ वहाँ फैले थे जो उसने अभी उतारे थे। उसका बैग भी बेतरतीब से पड़ा हुआ था और वो खुद सिमटी हुई सो रही थी। ये सब देखकर सोफिया ने एक गहरी सांस ली और पहले अपने कपड़े बदले, फिर अपने और मदीहा के कपड़े समेटे और बाकी का सामान भी जगह पर रखा। ये वो पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि हमेशा करती थी। सोफिया के लिए मदीहा क्या थी ये कोई नहीं समझ सकता था। बचपन से ही उसे एक बहन चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ 2 भाई थे उसके, अदनान जो उससे 8 साल बड़ा था और रेहान जो उससे हमेशा लड़ता रहता था। बचपन में जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी तब भी वो अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती थी कि उसको एक बहन मिल जाए। और फिर जब वो 3 साल की हुई तब मदीहा का जन्म हुआ और तब से वो मदीहा का ख्याल एक माँ की तरह रखती थी। प्यार के मामले में मदीहा की किस्मत सबसे अच्छी थी। सिफा जी, नाजिया जी, जमीला जी, सोफिया सब जात देते थे उस पर। सोफिया ने तो उसके साथ पढ़ने के लिए 1 साल ड्रॉप तक ले लिया था रो रो कर। फिर उनका रिश्ता एक तरफ नहीं था। मदीहा के लिए भी सोफिया बहुत मायने रखती थी। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि कभी किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कमरा भी वो साथ में शेयर करती थी, जबकि हवेली में बहुत कमरे खाली थे। स्कूल के दिनों में तो एक लड़की ने सोफिया को परेशान किया था तो मदीहा ने उसका सिर फोड़ दिया था और फिर बाद में अदनान को स्कूल जाकर सारा मामला सेट करना पड़ा और उसने खूब डांट लगाई थी मदीहा की। पर उसके बाद से वो लड़का और उसकी फैमिली कभी दिल्ली में दिखाई नहीं दिए। सोफिया सारा सामान ठीक से रखने के बाद खुद भी मदीहा के बगल में जाकर उसे हक करके सो जाती है। वो भी काफी थक गई थी। आज शाम का वक्त सोफिया की आंख खुली तो तब 5:30 हो रहे थे। उसने मदीहा की तरफ देखा तो वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। फिर उसने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। उसे पता था कल रात भर वो परेशानी के मारे सोई नहीं थी, इसलिए उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर वो नीचे चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद भी मदीहा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसका फोन अचानक से बजा और उसकी नींद में बेतकल्लुफी हुई। उसने वैसे ही लेटे लेटे आंखें बंद करे हुए बिस्तर पर अपना हाथ फिराया और कुछ देर बाद जब उसका हाथ अपने फोन पर पड़ा तो उसने बिना आंखें खोले फोन उठाया और कान पर लगाते ही बिना दूसरे वाली की बात सुने ही कहना शुरू किया,
जिस व्यक्ति को आपने फ़ोन किया है फिलहाल वो मर चुका है, शाम को जिंदा होगा तब फ़ोन लगाना। इतना कहकर वो फ़ोन अपने कान से हटाने वाली होती है कि तभी उसके कान में किसी की गहरी सख्त आवाज़ आती है, अपने प्रिंसिपल का नंबर दो मुझे। ये आवाज़ सुनते ही उसकी सारी नींद खत्म हो जाती है और वो झट से उठकर बैठ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ अदनान था। मदीहा घबराती हुई बोली, क्यों? मेरे प्रिंसिपल का नंबर क्यों? उन्हें फ़ोन कर देना, कहना कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दे, अदनान बोला। मदीहा चौंक कर चीखते हुए बोली, व्हाट, पर क्यों? क्योंकि हमने डील की थी कि मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिपल को कन्विंस करूंगा और बदले में तुम मेरे लिए रोज शाम को कॉफ़ी लाओगी। 6:10 हो रहे हैं ना, तो मेरी कॉफ़ी आई नहीं और मैं सोच रहा हूँ प्रिंसिपल को कॉल करके कह दूँ कि तुम्हें वहाँ से दफ़ा कर दे, अदनान बोला। उसकी बात सुनकर मदीहा घबराते हुए हड़बड़ा कर बेड से उठते हुए कहती है, नहीं, मैं ला रही हूँ कॉफ़ी, बस 10 मिनट, अभी आई। अगर तुम 10 मिनट में मेरे सामने नहीं आए तो यकीन मानो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अदनान स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला। मैं आ रही हूँ, प्लीज कुछ मत करना। इतना कहकर वो फोन काट कर वही बेड पर फेंक कर उल्टी चप्पल पहनते हुए बाहर भागती है। इधर अदनान के कमरे में अदनान सोफे पर बैठा अपने फोन को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट थी जो इतनी रेयर थी कि किसी ने नहीं देखी होगी। वो एकटक अपने फोन को देख रहा था जिस पर अभी भी मदीहा का नंबर शो हो रहा था, पर फोन कट चुका था। उसके फोन में नंबर कपकेक के नाम से सेफ था और वो हल्का सा और मुस्कुराते हुए कहता है, बेवकूफ। इधर मदीहा जल्दी जल्दी कॉफी बनाकर अदनान के कमरे की तरफ जाती है। वो तो किचन में कोई नहीं था, वरना सब उससे सवाल जवाब करते। फिलहाल वो अदनान के कमरे के सामने खड़ी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को तैयार कर रही थी, उसे अदनान को फेस जो करना था। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।